गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर जो नया एनटीए का सिलेबस आया है, मतलब जो एनएमसी ने डिसाइड किया है, जो सिलेबस दिया है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एनटीए में जो है पेपर बनेगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर पेपर जो है वो एनएमसी बनाएगा कि एनटीए बनाएगा। तो देखो बेटा, इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि पेपर कहाँ से बनेगा। और कोई भी पेपर बनाए, चाहे एनएमसी पेपर बनाए चाहे एनटीए पेपर बनाए, पेपर में आएगा वहीं से जहां पर जो सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कहा सर जो सिलेबस में नहीं दे रखा है वो क्या आएगा, मतलब पहले की पुरानी एनसीईआरटी से। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं मैं कि जो एनसीईआरटी में है, जो कुछ भी एनसीईआरटी में है वो सब कुछ एग्जाम में आ सकता है। और जो नई एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो उसको हम पीवाईक्यू के थ्रू कवर करते हैं बेटा। और वहां से संभावनाएं कम है, क्योंकि कारण यह है कि गवर्नमेंट कभी भी कोचिंग क्लासेस के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती है। सिर्फ जब टैक्स लेना होता है तो वो मानती है कि भाई कोचिंग क्लासेस नाम का बिजनेस कोई होता है, ठीक है, लोग करते हैं। लेकिन ऐसे ऑफिशियली वो कि भाई कोचिंग को करना जरूरी है, गवर्नमेंट इसको जो है वो तवज्जो नहीं देती है, ठीक है। उनका मानना ये है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे ही एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है। और स्कूल में पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी की बुक, तो ये संभावनाएं बहुत कम है कि जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है वो आएगा, ठीक है। अब चूंकि सिलेबस अपडेट हो गया, पहले सिलेबस में था तो सबको कुछ पढ़ाना पड़ रहा था, अब सिलेबस अपडेट हो गया है तो ये मानकर चलिए कि आपको सिलेबस के हर एक वर्ड पर आपको तैयारी करनी है। अब जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें क्रूसीफेरी, मालवेसी, ग्रैमनी, ठीक है, फेवेसी, ये फैमिली इसके अंदर शामिल किया है इन्होंने, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ हिस्से ऐसे जो एनसीईआरटी में नहीं है पर सिलेबस में दे रखे हैं तो उनको तैयार करना पड़ेगा। जैसे एनिमल टिश्यू सिलेबस में है, लेकिन चैप्टर को पढ़ोगे तो सीधा ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉक पे जाके खत्म हो जाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो सिलेबस में दे रखा है उतना हिस्सा हम लोग आपको करवा देंगे। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है ना, जो स्कूल लेवल पे जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते थे, जैसे 11th और 12th में जो स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, तो उस पर अब तक कभी क्वेश्चन आया नहीं करते थे, अब लेकिन क्वेश्चन आना शुरू होंगे उससे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम लोग जो प्रैक्टिकल्स में जो कुछ भी आपको करना पड़ता है उस पर क्या एमसीक्यू बन सकता है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो पूरा सेट ऑफ एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए है ना एग्जाम निकालने के लिए, वो सब कुछ बायोमेंटर्स आपको प्रोवाइड करेगा। जो एक्स्ट्रा हिस्से जुड़े हैं सिलेबस में उनके भी लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे और वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, और ऐप के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे वो, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए, बायोमेंटर जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो आपकी हेल्प करेगा पूरा कि सिलेबस में चाहे कुछ भी आए हम आपको कवर कर देंगे, ठीक है। तो एक चिंता आप अभी ये चिंता हम पर छोड़ दो कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने पर, पढ़ने पर फोकस करना है, ठीक है। सर पुराने लेक्चर क्या रिलेवेंट है, अरे भाई कुछ नहीं बदला है, सिलेबस सिर्फ डिलीट मात्र हुआ, कुछ जगह यहां ऐड हुआ है वहां पर हम ऐड कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अभी चिंता मत कीजिए, आप जो है जो भी चाहे वो 2020 का लेक्चर हो, 2021 का लेक्चर हो, 2022 का जो भी लेक्चर है ऑलमोस्ट सेम कंटेंट पर बेस्ड है वो लेक्चर, ठीक है। आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा है, सिलेबस के अलावा सर ने पढ़ाया, तो भाई छोड़ दो, आपको नहीं पढ़ना है तो, है ना। टीचर तो क्या करता है, पूरा कवर करता है, ताकि कम से कम जो है कोई बफर क्वेश्चन जो कहीं बाहर से आना हो तो वो क्वेश्चन जो बाउंसर क्वेश्चन उसको भी आप कवर कर सके। बाउंसर पर 6 लगाना चाहिए, है ना। बाउंसर खेलते आना चाहिए, अच्छा क्रिकेट प्लेयर वही होता है जो बाउंसर खेलना जानता हो, ठीक है। तो वो चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, पूरा भरोसा रखिए, बायोमेंटर जो करेगा आपके लिए बेहतरी के लिए करेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मुद्दा खत्म करते हैं। दूसरा, आजकल जो है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर शुरू हो गया है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो मैं यही बोलूंगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, चाहे कोई व्यक्ति इजराइल का साइड ले या फिलिस्तीन का साइड ले, वॉर इज ऑलवेज ए वेरी बैड थिंग के युद्ध हमेशा सबसे बुरा होता है, आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। युद्ध मैं हमेशा कहता हूं, युद्ध लड़े नहीं जाते, युद्ध लड़े नहीं जाते, थोपे जाते हैं। अब क्या होगा, जो हमास ने किया इजराइल पर एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसके बदले में कार्रवाई करने का हक इजराइल को है। अब जो होगा वो भी रॉन्ग होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने पुराने सालों के कन्फ्लिक्ट को लेते लेते आज के प्रेजेंट को खत्म कर रहे हैं।
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। उससे क्या होता है कि देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों में जो चीज खत्म होती है वो है मानवता, ह्यूमैनिटी। देश में एक स्ट्रांग फोर्स का होना जरूरी है, पर किसी देश को उस स्ट्रांग फोर्स की जरूरत पड़े, देश के लिए लड़ना पड़े, जब बाहर जाकर युद्ध हो, वो बुरी चीज है। स्ट्रांग फोर्स का होना बहुत अच्छी चीज है, ताकि सुरक्षा का भाव बना रहे, सुरक्षा रहे मेंटेन। इजराइल के साथ वही है कि इजराइल दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी में से एक, सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम में से एक, सबसे टेक्नोलॉजी में हायर साइड। पूरी दुनिया इजराइल के वेपन्स को, इजराइल की टेक्नोलॉजी को परचेस करती है। उनकी जासूसी क्षमताएं जो है, जो उनकी स्पाई जो इक्विपमेंट्स है, दुनिया भर में फेमस है। लेकिन तब भी जो है वो उन पर एक बड़ा हमला होता है, एजेंसीज को भनक भी नहीं लगती है। अब वो लड़ रहे, दे आर फाइटिंग बैक, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं क्योंकि मैंने इस तरह के दो ग्रुप के झगड़े, भोपाल में जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो मैंने दो कम्युनिटीज़ के बीच के झगड़े मैंने देखे हुए। किसी बात पे झगड़ा हो गया मोहल्ले में, और वो कम्युनिटी वाले झगड़े में बदल गया, पुलिस ने उसको कंट्रोल किया और वो सारे पेशेंट लेकर अस्पताल में आए, हॉस्पिटल में पेशेंट आए। वो हमीदिया हॉस्पिटल की बात है, मैं वहाँ पे था, इमरजेंसी में ड्यूटी में था। तो उसमें एक कम्युनिटी के लोग भी थे, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी थे। सबको दर्द वैसे ही हो रहा था, सबके खून वैसे ही बह रहा था, सबको तकलीफ वही हो रही थी, सबको दवाएं भी हम वही दे रहे थे, सबको ट्रीटमेंट भी हम वही दे रहे थे, सबका हम एक बराबर ध्यान रख रहे थे। तब हमको लगा कि ये किस बात पर लड़ रहे हैं। अब देखो, मुद्दे बहुत अलग अलग होते थे कि पहले ऐसा फिलिस्तीन था, उस पर इजराइल ने कब्जा कितना। यदि आप पूरा हिस्ट्री देखेंगे, ओटोमन साम्राज्य से लेकर आप आज की कंडीशन तक देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हर बार आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को आप जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। कोई भी इतिहास को इंटरप्रेट करने का तरीका ये होता है कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वैसा आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1948 का डिवीजन देख लीजिए, उसका यानी मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी दुनिया में जितना भी हड़कंप मच रहा है, मेरा व्यक्तिगत सोच है, पूरी दुनिया में जितना भी हड़कंप मच रहा है उसके पीछे बड़ा कारण है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो काम किया ना, उन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा के चले गए। चाहे भारत पाकिस्तान हो, इजराइल फिलिस्तीन हो, सब ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। छोड़ छोड़ के गए, ये बांट बांट के गए, और बांट बांट के ऐसे गए जिससे झगड़ा चलते ही रहे और ये लोग आपस में उलझे रहे। सेम चीज वही हुई, जितनी बार भी वॉर हुआ उतनी बार इजराइल और बढ़ता चला गया। जाहिर सी बात है, एक स्टेटस क्यों था, उस पर वॉर हुआ, लोगों ने उकसाया, वॉर किया, वॉर करने पे हारे तो और कब्जे में आ गया, और कब्जे में आ गया। तो ये कंडीशन चलती रही। तो इसमें किसको सही किसको गलत बोलना, वो हम लोगों के यहाँ बैठे बैठे पर्सपेक्टिव से अलग बात है। वहाँ जो लोग जिस जिस कंट्री में उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, हमारा पर्सपेक्टिव अलग होगा, अमेरिकन का पर्सपेक्टिव अलग होगा, जर्मन का पर्सपेक्टिव अलग होगा, सब अलग अलग बातें। तो मेरा बोलना ये है कि जो देख रहा हूँ मैं कि इंडिया में भी तमाम तरह के जो है वो इसके ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं। तो ये हमारे सीमाओं से दूर, हम अपने देश में कैसा अमन चैन का माहौल रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कितना तवज्जो देते हैं ह्यूमैनिटी को, मानवता को, और हमको ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो फिलिस्तीनी हो चाहे इजरायली हो, ह्यूमन लाइफ है। जो एक्शन उन्होंने किया, आम नागरिकों को मारा, बॉडी लेके गाड़ी से वीडियोस आ रहे हैं, सब एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसके जस्टिफिकेशन किसी भी तरीके से, कोई भी हिंसा का जस्टिफिकेशन आप किसी भी प्रकार से देंगे वो सही नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन फॉर इजराइल, इवन फॉर फिलिस्तीन। तो वी शुड ओपन आइज, खुली आंखों से देखो, ऊपर से देखो कि ये क्या हो रहा है, व्हाट दे आर डूइंग। तो इसलिए इसको मुद्दा बना के अपने यहाँ पे एक अजीब सा माहौल करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं हर उस सिटीजन के से मेरी संवेदना है जो इजराइल के जिन लोगों को किडनैप किया गया, जिन लोगों को मार दिया गया, जो लोग फंक्शन में थे कहीं पर, ऊपर से गोलियां बरसाई गई उनमें, तो वो सारी चीज़ें जो है वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे जो लोग हैं इनको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन आम नागरिक जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है वो सफ़र करेंगे, ये दुख का विषय है, और वो सफ़र करेंगे क्योंकि एक जो है वो एक की गलत करने का फल जो है वो कई लोगों को मिल जाता है। तो मैं वही कहता हूँ कि दुनिया, वाई दी वर्ल्ड इज गोइंग, आज
पूरी दुनिया के सामने क्या क्या समस्या है। यदि आपको बताऊं, मैं बड़े पैमाने पर यदि आप सोचे तो ग्लोबल लीडर यदि कोई व्यक्ति है तो उसके सामने समस्या है सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस का। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समस्या भी एनर्जी क्राइसिस का है। ऊर्जा की कमी हो रही है बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, भोजन की कमी हो रही है, इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रही है क्योंकि फूड जो है वो उसका प्रोडक्शन दुनिया भर में कम हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, और रियलिटी है ग्लोबल वार्मिंग, रियलिटी है, रियलिटी ये है कि कई नई बीमारियां सामने आ रही हैं जो इंसान के लिए खतरा बन सकती है। अभी एक स्कूल जो है वो शायद अफ्रीका का स्कूल है, कहाँ का स्कूल है, उसमें पूरी क्लास, पता नहीं क्या बीमारी हुई कि पूरी जो क्लास थी उस क्लास के बच्चे एक साथ विकलांग हो गए। वो बीमार पड़े, हल्का सा बुखार हुआ, पूरी क्लास के बच्चे एक साथ विकलांग हो गए। स्कूल को बंद करना पड़ा, सीज करना पड़ा। बीमारी अभी तक डायग्नोस नहीं हुई कि क्या हुआ है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कोई ओल्ड वायरस इन्फेक्शन है जो नर्व को सीधा डैमेज करता है बगैर अलार्म दिए। प्रियॉन्स जो हमारे ब्रेन पे गंभीर असर डालते हैं, जो हमें जॉम्बीज बना सकते हैं, बर्फ के पिघलने से एक्टिवेट हो सकते हैं। पिघलती हुई बर्फ में ऐसे कई कई खतरनाक ऑर्गेनिज्म छिपे हुए हैं जो अब जिंदा होकर वापस आ सकते हैं। हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, ऊर्जा की, भोजन की, धरती पर बढ़ते हुए पॉल्यूशन की, और एक जो मैन मेड क्राइसिस है वो है अपना वॉर। किस बात का वॉर? जब धरती इवॉल्व हुई, सब कुछ हुआ, लोगों ने अपनी अपनी जगह बांट ली, बाउंड्रीज बना ली, उन्होंने कहा भाई ये देश हो गया ना, ये हो गया। खैर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इतना बोलूंगा कि यदि पूछा जाए सारे जंगल, सारे एनिमल से सबसे मूर्ख प्राणी कौन सा है, तो बोलेगा सबसे तरक्की करने के बावजूद सबसे मूर्खतापूर्वक व्यवहार करने वाला प्राणी मनुष्य ही है। बाकी जानवर शिकार करते हैं, हमला करते हैं अपने भोजन के लिए, जिंदा रहने के लिए। इंसान हमला करता है अपने ईगो के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपनी खुद की पीठ थपथपाने के लिए। खैर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई वॉर मैंडेटरी नहीं था ये यार, मैं इतना बोलता हूँ कि इस चीज़ के प्रति हमको संवेदनशील बनना पड़ेगा कि जो लोग हर्ट हो रहे, दुखी लोग हो रहे, चाहे किसी भी पक्ष के हों, उसके लिए मानवतापूर्वक व्यवहार अपनाना जरूरी। क्योंकि देखो मैं क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर हूं, तो मेरे को आदमी की बीमारी का, उसकी तकलीफ का इलाज, चाहे वो कोई भी देश का हो, कोई भी समय काल का हो, उसका इलाज करना जो है वो मेरे एक कर्तव्य में शामिल होता है। आपको ध्यान होगा रामायण में भी किस्सा है कि जो है वो लंका से लेके आते हैं वेद जी को, और वो वेद जी लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं, मूर्छित लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के लिए बोलते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं वो थोड़े से न्यूट्रल होते हैं, दे आर बियॉन्ड द बॉर्डर्स, ठीक है। खैर मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये मंच पर मैं अपने विचार रखता हूँ, आपके विचारों का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे विचार जो लोगों को भिड़ाने वाले हैं, झगड़ा करवाने वाले हैं, एक्सट्रीम विचार हैं, उन विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। याद रखिए कन्फ्रंटेशन में हमेशा जो है वो झगड़ा बढ़ता है। एक कोई सुनेगा ध्यान से, समझेगा बात को, संवेदनशील होगा, तो ही चीज़ें रुकेंगी। तो इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर मेरा यही बोलना है कि वी शुड अंडरस्टैंड द इंटायर हिस्ट्री, वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन। यदि जूस से पूछोगे तो वो बोलेंगे मैं हम लोग साथ क्या क्या हुआ आप बताइए, ठीक है। जो वहाँ रहने वाले लोकल फिलिस्तीनी थे वो बताएंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ आप बताइए। तो पॉइंट ये है कि हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि who is going to tackle the point of view for the humanity, the small kids which have nothing to do with, जानते भी नहीं कि क्या हो रहा है, उन छोटे बच्चों के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं अपनी जितनी अपने इंडियन आर्मी का, अपनी जो भारत का डिफेंस है उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं यही बोलता हूं कि भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास भी जो है बहुत सारे ऐसे तत्व जो डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमारी जो आर्मी है वो बहुत ही, और हमारी डिफेंस सिस्टम है, डिफेंसेज है वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, दिन और रात एक्टिव रहते हैं, और जो है हम दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक है हम लोग भी। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कभी तुमको दिखे जवान और किसान, हमेशा सम्मान करो। तुम पे कितना पैसा है, कितने बड़े आदमी हो, इसकी मैटर नहीं करता है। एक जवान जो तुम्हारे लिए सीमाओं पे खड़ा है वो तुम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के कारण घर में हम चैन से सो पाते हैं, रह पाते हैं, दुनिया के सारे जिंदगी के मजे ले पाते हैं। और एक किसान जो खेतों में काम कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अन्न हमारी प्लेट तक जो पहुंचता है वैसे ही नहीं पहुंचता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम एक मानवता के पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करेंगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।